आज हम पढ़ेंगे वर्ण विश्लेषण। ये वर्ण विश्लेषण क्या होता है, वर्ण विश्लेषण क्यों पढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा था, एक बार मैं वापस ब्रेक लेकर के चलता हूं आपको। ये देखें, अभी हमने देखा था कि संधि विच्छेद, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको संधि ठीक ढंग से नहीं आ पाती है। तो जो संधि है उसके लिए कहीं ना कहीं आवश्यक है वर्ण विश्लेषण। वर्ण विश्लेषण या वर्ण विच्छेद, तो ये किसके लिए आवश्यक है? ये आवश्यक है संधि प्रकरण को समझने हेतु वर्ण विश्लेषण को समझना आवश्यक है। और संधि प्रकरण को समझने के लिए जब वर्ण विश्लेषण की आवश्यकता होती है, तो ये वर्ण विश्लेषण क्या होता है ये देखें। यहां जैसा मैंने लिखा है कै, और कै के नीचे यहां देखें, ये जिसको कहा जाता है हलंत। कै के नीचे यदि हलंत है, इसका मतलब ये कै जो है वो आधा है, जिसको हम आधा बोलते हैं, स्वर रहित कै। और इस कै के अंदर यदि ए मिल गया तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा कै। इसका मतलब जब कोई स्वर होता है और उससे पहले व्यंजन है तो डेफिनेट वो उसके अंदर मिलेगा। लेकिन यहां देखें, यहां स्वर पहले है और व्यंजन बाद में है। अब ये किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। अब ये किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। जब किसी स्वर से पहले व्यंजन है डेफिनेट मिलेगा, और जब किसी स्वर के पश्चात व्यंजन है किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, ये है पै और ये है रे, और इस रे के पश्चात ए स्वर मिला हुआ है। इसका मतलब रे तो हो गया पूरा, लेकिन ये जो पै है वो आधा है, इसके आगे स्वर नहीं है। तो जब पै के पश्चात यदि रे पूरा है तो रे डेफिनेट नीचे जाएगा। कितनी विचित्र बात है। बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि जो महान होता है, जो बड़ा होता है, जो पूरा होता है, वो कदमों में रहता है, अर्थात वो विनम्र रहता है, वो झुका हुआ रहता है। एक बात और देखें, ये कई बच्चों के इस तरह से भ्रांति होती है। गणित में आप लोग पढ़ते हो, यदि 7/10 इसे हम कहेंगे ये उचित भिन्न है। इसे उचित भिन्न क्यों कहते हैं वो भी अभी देखना आप। और यदि एक है 10/7, ये है अनुचित भिन्न। वो उचित क्यों, ये अनुचित क्यों? यदि 10 वर्ष का बालक, जिस पर 7 वर्ष का बालक कंधे पर बैठ गया, वो उसका वजन सहन कर सकता है, उचित है। लेकिन 7 वर्ष के बालक के ऊपर 10 वर्ष का बैठ गया तो ये तो अनुचित बात हुई ना। क्यों? क्योंकि हमेशा जो पूरा होता है, जो सक्षम होता है, वो नीचे रहता है, उसके ऊपर आधे वाला ऊपर रहता है, ताकि वो उसका वजन सहन कर सके। ठीक इसी अंदाज में यहां आप देखें कि जो नीचे है वो पूरा अक्षर रहेगा और ऊपर जो है वो आधा अक्षर रहेगा। इसलिए ये जो पै है वो नीचे है और ये जो रे है वो नीचे और पै है जो ऊपर है। यहां हलंत था। यहां देखें, जब रे पहले है और पै बाद में है तो क्या स्थिति होगी? जब रे पहले और पै बाद में है तो पै तो पूरा है लेकिन रे आधा है। इसलिए जब आधा रे होता है उसको किस तरह से लिखा जाता है? वो आगे वाले पर ऊपर जाकर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि इस बार रे आधा था, यहां तो रे पूरा था इसलिए वो नीचे आ गया, लेकिन यहां रे आधा था इसलिए वो ऊपर जाकर बैठ गया। पूरे वाला नीचे रहता है ताकि वो वजन सहन कर सके। यहां देखें आप, ये है आधा दे और वह पूरा। तो आधा दे और वह पूरा, इसका मतलब ये इस तरह से आएगा, क्योंकि जो पूरा होता है वो नीचे आता है और जो आधा रहता है वो ऊपर आता है। उसके बाद ये क्यों आवश्यक है? इसके बिना संधि बेहतर ढंग से नहीं सीखी जा सकती, संधि बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगी। यहां देखें आप, दे आधा और धै पूरा है, इसका मतलब इसको इस तरह से लिखेंगे। तो जब भी आपको यह कह दिया जाए कि ये इसका वर्ण विश्लेषण कीजिए तो दे आधा और वह पूरा, इसमें दे आधा और धै पूरा, दे आधा और रे पूरा, इसका मतलब ये रे नीचे लगेगा। है आधा और ये पूरा, तो है को आप लिख करके ये को नीचे लिखें, इसका मतलब है आधा और ये पूरा। इसमें देखें आप, है आधा और मैं पूरा, इसका मतलब है आधा और मैं पूरा, इस तरह से लिखना है। उस तरफ देखते हैं, कितना सुंदर और प्यारा वर्ण है।
जो कई बार भ्रांति पैदा कर देता है। हम इस तरह से लिखते हैं शक्ति, इसी तरह से लिखते हैं व्यक्ति। इस शक्ति शब्द को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए आप, ये जो शक्ति शब्द है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ये शय फिर आधा कै और फिर ती। इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये आधा कै और तय है। तो इसका वर्ण विश्लेषण हम किस तरह से करेंगे, इसका वर्ण विश्लेषण हम करेंगे आधा कै, हलंत लगाने का मतलब वो आधा है, और तय पूरा है। तो तय पूरा है तो इसका मतलब उसमें स्वर मिलाना पड़ेगा, इसका मतलब उसमें स्वर मिलाना पड़ेगा। और स्वर मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्वर मिलाने के लिए आगे ए लिखना होगा। ये है द्य, इसको देखें आप, ये क्या है, जिस पैटर्न से मैं आपको बता रहा था वो पैटर्न ये कहता है कि दे जो ऊपर है इसलिए वो तो है आधा, और ये नीचे इसलिए वो पूरा है। तो जब ये दे आधा है और ये पूरा है, ये इस तरह से लिखा जाता था आरंभ में, लेकिन हम बाद में इसको किस तरह से लिखने लग गए, ये इस तरह से। कई लोग तो सीधा ही लिख देते हैं, ये लो साहब हो गया विद्यालय, तो गलत हो गया वो। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये तो घड़ी का है, हमें लिखना है द्य। कई लोग इसको विद्यालय बोलते हैं, वो गलत है, ये है विद्यालय, क्योंकि इसमें द आधा है और यह पूरा है। ये लो जी, ये द आधा और यह पूरा। इसी तरह से यहां देखें, यहां जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। हो सकता है आपने देखा हो सकता है नहीं देखा हो। उन्नति जब शब्द लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से भी कई पुस्तकों में लिखा हुआ हम देखते हैं। इसका मतलब ये आधा न और पूरा न, तो पहले वाला आधा न और उसके बाद में पूरा न। ये है जिसको हम कहते हैं, जैसे लिखा हुआ श्याम पट्ट, ये हम कई जगह देखते हैं कि जब टे आधा और पूरा जब लिखा जाता है तो वो कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है। ये देखें आप, ये इस तरह से श्याम पट्ट। जब हम छोटे थे इस तरह से पढ़ते थे श्याम पटट, आर्य भटट। तो ये जो है ये भटट नहीं है, ये पटट नहीं है, बल्कि यह है पट्ट, यह है भट्ट। हम लोग इस तरह से बोलते थे, ट्रिक बना करके रटते थे। पृथ्वी अपने स्थान पर चारों तरफ घूमती है, ये सिद्धांत ये किसने बताया, ये आर्य भट्ट ने बताया। तो हम लोग इस तरह से रटते थे ट्रिक बना करके कि पृथ्वी कैसे घूमती है, भटट, अर्थात आर्य भट्ट ने पृथ्वी अपने स्थान पर चारों तरफ घूमती है, ये बताया था। ध्यान रखें, जब ये आधा टे और पूरा टे होता है, ये यहां से डिलीट हो गया था इसलिए वापस लिख रहा हूं, तो उसका वर्ण विश्लेषण कुछ इस तरह से करना है, टे आधा और उसके बाद में टे पूरा, इसलिए आगे वाले में हमें स्वर लिखना होगा। उसके बाद में ये आधा टे और ठे, आधा टे और ठे है ये, इसलिए आधा टे और उसके बाद में ये ठे, उसके बाद में ये आधा ठे। और उसके बाद में ठे के बाद में स्वर इसलिए लिखना है क्योंकि ठे पूरा, जो नीचे है वो पूरा है। ये है क्रय, आधा के और फिर पूरा रे, क्योंकि रे नीचे लगा हुआ है। इसी तरह से ये जो है वो है आधा तय और पूरा तय। जैसे हम लिखते हैं कुत्ता, तो उसके अंदर आधा तय और फिर उसमें पूरा तय है। ये था वर्ण विश्लेषण। इसी क्रम में आप में से जिनको ये लगता है कि ये मुझे इन फ्यूचर इनको संरक्षित रखना है तो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ये देखें कितने महत्वपूर्ण बातें यहां पर, जो श्रृंगार शब्द मैंने बताया था कुछ उससे रिलेटेड। देखें ये जो है ये शय, अगर आपने संस्कृत में कहीं देखा हो इस तरह से श्लेष लिखा हुआ या फिर श्लोक शब्द लिखा हुआ, जब इस तरह से श्लेष या श्लोक संस्कृत की किताबों में लिखा हुआ है और हम इसको इस तरह से लिखते हैं, देखें हम कैसे लिखते हैं, हम श्लेष शब्द को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, श्लोक शब्द को इस तरह से लिखते हैं। अब इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि ये वाला जो ध्वनि है ये क्या है, ये शैशलगम है, ये वाला जो है वो क्या है, ये शैशलगम है। तो जब ये शैशलगम है तो इस शय का वर्ण विश्लेषण केवल इतना होगा, नीचे हलंत। क्यों? क्योंकि ये शय आधा है। शय पूरा कब होगा, ये देखें ये पै आधा है, पूरा कब होता है, जब इसमें हम पाई लगाते हैं। पाई का अर्थ ये होता है ए स्वर है उसमें और इसका नाम क्या है पाई। जब ये लगा हुआ होता है तो पूरा होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें शय आधा और उसके बाद में स्वर मिलाना पड़ेगा। इसी तरह से श्री, इसका मतलब है शय आधा और उसमें री स्वर है। वर्ण विश्लेषण में सर्वाधिक गलत होने वाला, और इसकी वजह से संधि के बहुत सारे एग्जाम्पल गलत हो जाते हैं। ध्यान रखें, जो छोटी चीजें होती है वही जाकर के बड़ी बनती है। ये जो है इसका अर्थ ये हो गया, यदि आप प्री का वर्ण विश्लेषण कर रहे हो तो आपको न तो उसमें रे मिलाना है न उसमें ई मिलाना है, आपको सीधा पै प्लस री। क्री के अंदर आपको क्या मिलाना है, क्री का वर्ण विश्लेषण करना है कै प्लस री। तो ये देखें आप, हरी का वर्ण विश्लेषण हम करेंगे है और उसके बाद में री। क्री का वर्ण विश्लेषण हम करेंगे कै के पश्चात री। श्रेय का वर्ण विश्लेषण क्या करेंगे, ये तो है शय और ये लगा हुआ है इसमें रे। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें शय और उसके अंदर रे पूरा है, नीचे वाला पूरा होता है, इसका मतलब इसके अंदर ए मिलाएंगे। अब एक में मेरी तरफ से जो दे रहा हूं वो ये है, अगर मैंने रे लगा दिया और री लगा दिया तो ये गलत हो गया। दुनिया का ऐसा कोई सा भी शब्द नहीं होगा जिसमें रे भी आए और री भी आए। क्यों? आपने कभी इस तरह से नहीं देखा होगा। अगर ये होता तो ये भी होता। आपने उसमें रे लगाया है और री भी लगाया है, ये हो गया कररी, ये हो गया सररिंगार। अगर श्रृंगार शब्द में ये वाला यूज करेंगे तो वो हो गया सररिंगार। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रे भी आए और री भी आए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप ओ स्वर भी मिला दें और उ स्वर भी मिला दें? जब ये नहीं हो सकता तो फिर ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका जब वर्ण विश्लेषण आप करोगे तो उस समय क्या होगा, उस समय आपको शय लिखना पड़ेगा, फिर रे पूरा लिखना पड़ेगा और फिर आपको री और लिखना पड़ेगा। ऐसे में दो स्वर एक साथ आ गए और दो स्वर एक साथ कभी नहीं आते हैं। अतः जब दो स्वर एक साथ नहीं आते इसका लिए गलत हो गया। तो दुनिया का ऐसा कोई सा भी शब्द जिसमें रे और री दोनों हो वो गलत होंगे। इसलिए परीक्षा के अंदर कौन कौन से शब्द पूछे जाते हैं इनसे संबंधित वो मैं अभी बता देता हूं आपको कि यहां पर जो है अगर शब्द है श्रृंगार, यदि शब्द है श्रृंखला, यदि शब्द है श्रीगाल, ये तीनों ही गलत हो गए और यही परीक्षा में आते हैं। क्या करना है हमें, यहां से हमें इस रे को मिटाना है, यहां से हमें इस रे को मिटाना है
ये वाला जो र है वो मिटाना है, यहाँ से भी ये र मिटाना है और यहाँ से भी ये र मिटाना है। तो ये शब्द क्या होंगे? ये शब्द होंगे श्रृंगार, ये शब्द होगा श्रृंखला। जो गलत प्रचलन में होते हैं वही पूछे जाते हैं। श्रीगाल, श्रीगाल शब्द में ऊपर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, ये श्रृंगाल नहीं होता, श्रीगाल होता है। उम्मीद है इस बात को समझ गए होंगे आप कि जब भी वर्ण विश्लेषण करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटा रू और बड़ा रू, जिसको हम छोटा रू और बड़ा रू, रू इसका कभी अंतर नहीं देखा होगा। ये देखें आप, ये है छोटा रू, अतः इसके अंदर र के पश्चात उ शामिल करेंगे, जबकि इसमें र के पश्चात बड़ा रू शामिल करेंगे, बड़ा उ। और इन दोनों की लिपि में ये अंतर है, यहाँ इस तरह से होता है, यहाँ केवल इस तरह से होता है। ट्रे, ये जो ट्रे और ड्रे है, इनको आप देखें, आधा टे है और फिर रे पूरा है। कई लोगों को इस तरह से भ्रांति होती है कि डे के अंदर, जब भी डे और टे के अंदर रे लगता है तो वो ऐसे लगता है। नहीं, जिस तरह से बाकी शब्दों में लगता है कुछ उसी तरह से यहां लगता है। फिर अंतर क्या है? अंतर है कि उसको केवल समझने का हम कुछ अलग तरह से उसको देखते हैं। देखें, जब हम तय को आधा लिखते हैं हलंत लगाते हैं, जब वो अंत में होता है, पै को आधा लिखते हैं हलंत लगाते हैं, लेकिन इनको इस तरह से और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब डे है या टे है, उनको आधा कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले तो आप हलंत लगाओगे आधा लिखने के लिए, फिर उसमें रे शामिल करोगे, ये रे शामिल कर दिया, तो रे तो उसी तरह से लगाया जा रहा है जैसे बाकी में लगाते हैं, लेकिन केवल वो टाइप में इस तरह से मिक्स हो जाता है तो हमें लगता है जैसे रे ऐसे लगता है। ये है ट्रे, ये है ड्रे, जिसका वर्ण विश्लेषण ये है। आज के लिए हम इतना ही। आगे वर्ण विश्लेषण कहां काम आता है, किस तरह से संधि में प्रयुक्त होता है, वो देखेंगे। और उसके बाद में हम संधि प्रकरण को पढ़ेंगे, जो हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। किस तरह से संधि से आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, ये सारे टॉपिक जो है वो याद कर सकते हो, वहां तक आप पहुंच सकते हो। ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता है ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति। साइकिल चलाना किसी को यदि आता है तो वो मोटरसाइकिल चलाना जल्दी सीखता है। इसलिए यहां का ज्ञान संधि में, संधि का समास में, समास का उपसर्ग में, उपसर्ग का प्रत्यय में, प्रत्यय का शब्द शुद्धि में, शब्द शुद्धि का जो ज्ञान है वो विलोम शब्द में या पर्यायवाची में काम आता है। अतः हमें इसीलिए जब कोई सीढ़ी, एक बार अगर किसी की सीढ़ी हाथ आ जाती है तो वो इतना गति से ऊपर की ओर बढ़ता है, बाकी के लोग देखते रह जाते हैं। योजनाबद्ध तरीके से जो पढ़ता है वो मात्र कुछ महीनों में अपनी सीट निकाल लेता है, और कुछ लोग जो है वो 2-2, 3-3 साल से तैयारी करते हैं, फिर भी वो प्रिपेयर पूरी तरह से नहीं हो पाते, वो उस सफलता को जो है, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्या अंतर रहता है, ऐसी कौन सी योजना है? ऐसी योजना को लेकर के फिर अगले वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।